नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन इकोलॉजी के अंतर्गत समष्टि अथवा जीव संख्या पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, देखिए इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक के लिए जीव संख्या या समष्टि का अभिप्राय किसी भी जंतु प्रजाति से हो सकता है। रूट नामक वैज्ञानिक ने 1967 में ये परिभाषा दी है। और परिभाषा कैसे दी है, देखिए, किसी जंतु प्रजाति की कार्यात्मक इकाई के सदस्यों के उस समूह को जो वातावरण से सीधे अनुक्रिया करते हैं, विशेष या अनुक्रिया करते हुए स्थान विशेष के प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से शोषण करते हैं, उसे समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं, या ये समष्टि या पॉपुलेशन कहलाती है। दोबारा देखिए एक बार, किसी जंतु प्रजाति की कार्यात्मक कह सकते हैं, इसको क्रियात्मक भी कह सकते हैं। तो कार्यात्मक या कार्यात्मक इकाई के सदस्यों के उस समूह को जो वातावरण से सीधे अनुक्रिया करते हुए स्थान विशेष के प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से शोषण करते हैं या शोषण करते हो समष्टि या पॉपुलेशन कहलाती है। इसकी अन्य जो परिभाषाएं हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी, वो भी देख लेते हैं अपन। वैज्ञानिक मैकनॉटन ने 1973 में एक परिभाषा दी, जिसके अनुसार आनुवंशिकी के उस समूह को जो समान समय और स्थान पर पाए जाते हैं उसको भी समष्टि कहा जाता है। इसी प्रकार से क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने 1976 में एक परिभाषा दी और ये कहा कि किसी विशेष समय और स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को वहाँ की जीव संख्या या समष्टि कहते हैं। संशोधित रूप में जो है एक परिभाषा है, किसी दिए गए विशिष्ट स्थान और समय पर समान आनुवंशिकी वाले जंतु समय के उन सदस्यों की संख्या के योग को समष्टि कहते हैं, जिसमें प्रजनन के माध्यम से वंशानुगत लक्षणों के आदान प्रदान से प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने की क्षमता होती है। मतलब यहाँ देखिए, ये जो मुख्य जो परिभाषा यहाँ पर यही है कि विशिष्ट स्थान और विशिष्ट स्थान के साथ में समय पर समान आनुवंशिकी वाले जंतु समूह के उन सदस्यों की संख्या के योग को, यानी आनुवंशिकी वाले समान आनुवंशिकी यानी वंशानुगत लक्षण दर्शाने वाले जंतुओं के समूह हैं या उन सदस्यों की संख्या के योग को समष्टि कहा जाता है, जिसमें प्रजनन के माध्यम से वंशानुगत जो लक्षण होते हैं उनका आदान प्रदान होकर प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। वही आपकी जो है समष्टि या जीव संख्या कहलाती है। ये मुख्यतः परिभाषाएं हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। इसके बाद में अपन आगे जो है इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। समष्टि लक्षण क्या होते हैं देखते हैं। समष्टि लक्षण या पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, देखिए इन लक्षणों का विस्तृत रूप से जो है वर्णन है एलिन नामक वैज्ञानिक ने 1949 में किया था। और उन्होंने ये कहा कि समष्टि का मूलभूत लक्षण जो होता है वो आकार या फिर घनत्व ही होता है, डेंसिटी या फिर आकार होता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक गतिविधियों में जन्म एवं मृत्यु दर, अप्रवास एवं उत्प्रवास, यानी देखो एक तो होता है जन्म दर, एक होती है मृत्यु दर, एक होती है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। ये चार मुख्य जो घटक होते हैं वो जीव संख्या या जनसंख्या के होते हैं, मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा घनत्व के अतिरिक्त आयु वितरण, आनुवंशिकी और जैविक क्षमताएं तथा छितराव, डिस्पर्सन आदि अनेकों अन्य जैविक क्रियाएं भी जनसंख्या के पूरक लक्षण ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन ने समष्टि के ये मुख्य लक्षण पढ़े हैं। मुख्य लक्षणों में तो ध्यान रखना है आपको, आकार और घनत्व के आधार पर जो है चार प्रकार के हैं। उनमें जन्म दर है, मृत्यु दर है, इसके अलावा अप्रवास और उत्प्रवास है, और इनके अलावा घनत्व की जो है ना अतिरिक्त आयु वितरण है, आनुवंशिकी, जैविक क्षमताएं और छितराव, ये भी जो है समष्टि के लक्षण हैं। एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जीव संख्या घनत्व को प्रभावित करने वाली कुछ गतिविधियाँ हैं। आपको दिखाई दे रहा है बीच में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखी है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए,
इस पॉपुलेशन डेंसिटी में जो जन्म दर होती है वो जन्म दर जो है क्या करती है, जीव संख्या में वृद्धि करती है, जबकि मृत्यु दर जो होती है वो मृत्यु दर क्या करती है, जीव संख्या में कमी लाती है। इसके अलावा इसी डेंसिटी के अंदर अप्रवासन या अप्रवास की जो प्रक्रिया होती है, इमिग्रेशन, इसमें क्या होता है अप्रवास के अंतर्गत कि जो जीव होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, जबकि उत्प्रवास के अंतर्गत माइग्रेशन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव संख्या है उसमें वृद्धि नहीं होती, उसमें कमी आती है। तो इस प्रकार से मुख्यतः ये चार जो है इसके मुख्यतः घटक है पॉपुलेशन डेंसिटी के। तो एक होता है आपका जन्म दर, एक है मृत्यु दर, एक है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। तो जनसंख्या या जीव संख्या घनत्व को प्रभावित करने वाली कुछ गतिविधियां हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ा है। अब देखिए समष्टि के जो मुख्य लक्षण वो उनके बारे में और भी यहाँ पर दिया गया है कि समष्टि के जो मुख्य लक्षण उनमें समष्टि घनत्व आता है, समष्टि वृद्धि दर जिसको जन्म दर भी कह सकते हैं, इसके अलावा मृत्यु दर है, समष्टि दोलन है, समष्टि दोलन के बाद में आता है आयु वितरण, आयु पिरामिड, जैविक क्षमता, जैविक कारक अनुक्रिया, समष्टि आकार और अंत में समष्टि प्रसार या प्रकीर्णन है। दोबारा देखिए एक बार, समष्टि घनत्व, समष्टि वृद्धि दर या जन्म दर, मृत्यु दर, समष्टि दोलन, आयु वितरण, आयु पिरामिड, जैविक क्षमता, जैविक कारक अनुक्रिया, समष्टि आकार नियमन और समष्टि प्रसार या प्रकीर्णन। प्रकीर्णन या प्रसार में क्या होता है, जीव संख्या की वृद्धि ही होती है। यहाँ पर मुख्यतः 10 लक्षण यहाँ पर समष्टि के दिए गए हैं। इसके बाद में अपन आगे जो है जनसंख्या या समष्टि घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या समष्टि घनत्व क्या होता है, देखिए किसी भी इकाई क्षेत्र में प्रजाति विशेष के सदस्यों की जो संख्या होती है उसी को घनत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि घोड़ों का घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 100 घोड़े पाए जाते हैं। यानी 1 प्रति वर्ग किलोमीटर दे रखा है, तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने घोड़े हैं, 100 घोड़े हैं। तो वही है यहाँ पर देखिए जो है जनसंख्या या जो समष्टि घनत्व है वो क्या है कि विशेष जो क्षेत्र जो होता है, इकाई क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत संख्या जो होती है सदस्यों की उसी को अपन घनत्व कह देते हैं। अब देखिए जनसंख्या घनत्व का मापन जो है जिस सूत्र के द्वारा किया जाता है वो दे रखा है। सूत्र रूप में यदि घनत्व को डी संख्या या नंबर को n, समय को t और क्षेत्रफल को a से दर्शाया जाता है, तब d जो डेंसिटी है घनत्व है वो बराबर हो जाएगा n/a/t। n का मतलब यहाँ पर स्मॉल जो n है उसका मतलब है नंबर और इसी को अपन कह सकते हैं संख्या। स्मॉल जो a है उसका मतलब होता है एरिया जिसको क्षेत्रफल कहते हैं, और t यहाँ पर क्या है, समय है। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, घनत्व बराबर होता है n/a/t। ठीक है, इस प्रकार से आपको घनत्व निकालना है। आगे कुछ विधियां हैं ये इसकी जिनके अंदर जो है घनत्व निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर समष्टि घनत्व जो है उसके प्रकार दे रखे हैं। समष्टि घनत्व कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः समष्टि घनत्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपरिष्कृत या अशोधित या कच्चा घनत्व जिसको अपन कहते हैं, और दूसरा होता है पारिस्थितिकीय घनत्व, इकोलॉजिकल डेंसिटी। दोनों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा। पहला है अशोधित या अपरिष्कृत या कच्चा घनत्व जिसको क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में जीवों की संख्या या जैविक पिंड की संख्या प्रति इकाई होती है। यानी संपूर्ण जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंदर जीवों की जो संख्या है या जैविक पिंड की जो संख्या है वो प्रति इकाई होती है। उदाहरण के लिए आपको दिखाई दे रहा है एक उदाहरण जिसमें देखिए 5 लाख हिरण 40,000 वर्ग मील में या 2000 आर्थ्रोपॉड्स का प्रति वर्ग मीटर में होना, इनमें परिणाम जीवों की संख्या या जैविक पिंड प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़, प्रति वर्ग मीटर आदि दर्शाते हैं। यानी प्रति वर्ग मील में भी आ सकता है, प्रति एकड़ में भी हो सकता है, प्रति वर्ग मीटर में भी हो सकता है। इसे आवास घनत्व भी कहा जा सकता है, हैबिटेट डेंसिटी भी अपने इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रति इकाई के अंतर्गत जीवों की जो संख्या होती है, जैविक पिंड की जो संख्या होती है वो इसके अंतर्गत दर्शाई जाती है और उसको जो है संख्या के रूप में प्रति इकाई
ये प्रति इकाई के अंतर्गत आप मील भी ले सकते हैं, प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़ भी ले सकते हैं और प्रति वर्ग मीटर भी ले सकते हैं और इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद में देखिए पारिस्थितिकी घनत्व, इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है। इसके अंतर्गत जंतुओं की संख्या या जैविक पिंड प्रति इकाई रहने के क्षेत्र की जीव संख्या या रहने के लिए उपलब्ध क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत जंतुओं की जो संख्या है या जो जैविक पिंड है प्रति इकाई रहने के क्षेत्र की होती है, यानी कितने जो है इस क्षेत्र के अंदर कितने जो है यहाँ पर जंतुओं की संख्या रहती है। जैसे कि 500 हिरण 1 वर्ग मील में रह रहे हैं और उनके लिए आधा वर्ग मील का क्षेत्र पर्याप्त है, यानी 500 हिरणों के लिए 1 वर्ग मील में रहते हैं, लेकिन वो 500 वर्ग मील में भी रह सकते हैं, यानी 500 हिरण जो है ना वो 500 वर्ग मील मतलब आधा वर्ग मील में भी वो रह सकते हैं, मतलब 1 वर्ग मील में भी रह सकते हैं और अगर चाहो तो आप उनको आधे वर्ग मील में भी रख सकते हैं। तो उस क्षेत्र का पारिस्थितिकी घनत्व जो होगा वो 1000 हिरण प्रति वर्ग मील हो जाएगा। 1000 हिरण प्रति वर्ग मील हो जाएगा, मतलब उस आधे वर्ग मील में 1000 हिरण रहेंगे और 1 वर्ग मील में 500 हिरण रहेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो अशोधित या अपरिष्कृत कच्चा घनत्व है वो पारिस्थितिकी घनत्व से उल्टा है, ध्यान रखना है, दोनों विपरीत है। अब देखिए समष्टि या जीव संख्या का मापन, यानी समष्टि या जीव संख्या घनत्व का मापन कैसे किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें अलग अलग जो विधियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे जिनके द्वारा जीवों की संख्या या जीवों का जो घनत्व वो मापन किया जाता है। पहली विधि जो है जीव संख्या घनत्व का मापन जो है सीधी गणना के द्वारा डायरेक्ट काउंट कैसे किया जाता है। यह तरीका केवल किसी समय विशेष पर तुलनात्मक बड़े आकार की जातियों वाले जीव संख्या के जंतुओं की संख्या जानने के लिए श्रेष्ठ है। इस तरीके का मुख्य जो रूप है या यह तरीका मुख्य रूप से चिड़िया एवं बड़े या मध्यम आकार के स्तनधारियों जैसे कि सील और रैबिट्स के लिए उपयुक्त है। मतलब सीधी गणना के अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि ये एक तरीका जो है वो किसी विशेष तुलनात्मक बड़े आकार की जो जातियाँ होती है, बड़े आकार की जातियों का मतलब जहाँ पर जीव संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको इस सीधी गणना के द्वारा जानने की जो विधि है सीधी गणना, उसके द्वारा श्रेष्ठता से अपन जान सकते हैं या उनकी गणना कर सकते हैं। यह तरीका मुख्य रूप से चिड़ियाँ जो होती है, इसके अलावा बड़े या मध्यम आकार की जो स्तनधारी होते हैं उनके लिए भी ये गणना विधि जो है काम में ली जा सकती है। इसके बाद में दूसरी जो विधि है उस दूसरी विधि का नाम है यादृच्छिक या प्रतिचयन अथवा निदर्शन विधि, जिसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो यादृच्छिक प्रतिचयन या निदर्शन विधि में क्या किया जाता है, देखिए कुछ सीमा तक जीव संख्या का घनत्व है, कुछ सीमा तक जीव संख्या का घनत्व जीव संख्या के कुछ भाग के प्रतिचयन या सैंपलिंग करने से भी मालूम किया जा सकता है। सैंपलिंग का मतलब होता है चिन्हांकित करना या उनको चिन्हित करना। जैसे बहुत गतिशील जातियां जैसे कि मछलियां हैं, उड़ने वाले कीट है इत्यादि में प्रतिचयन क्षेत्र काफ़ी बड़ा होना चाहिए। कम गतिशीलता वाले जंतु जैसे मोलस्का, कीटों के लार्वा आदि का क्वाड्रेट तरीके से प्रतिचयन किया जा सकता है, यानी ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वालों के लिए प्रतिचयन लंबा या उनके लिए बड़ा होना चाहिए और कम गतिशीलता या कम दूरी तय करने वाले जंतुओं के लिए प्रतिचयन कम या छोटा होना चाहिए।